दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कहानी देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है और लगे हाथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पता चले। एक आदमी किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे जंगल में खींचता हुआ लेकर जा रहा था। चलो ना, जल्दी करो। मुझे डर लग रहा है। देखो कितना घना जंगल है और अंधेरा भी हो रहा है। मेरे बाबा बता रहे थे कि इस जंगल में शेर रहते हैं। चलो यहाँ से चलें। अरे पगली, तू डरती बहुत है। यहाँ कोई नहीं आने वाला। आज तेरा शिकार तो मैं ही करूँगा। धत। आदमी ने लड़की का हाथ पकड़ा और झाड़ियों में खींच ले गया। कुछ देर बाद जंगल चीख से गूंज उठा। शंकर अभी भी बदहवास जंगल में भाग रहा था। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन को किसी ने दबोच लिया और उसकी पल भर में जान निकल गई। उत्तराखंड का एक गांव राजनगर। चीना के पिता दिनू गांव में मौजूद लोगों से कहते हैं, मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी चीना अभी तक घर वापस नहीं आई। वो जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। दिनू की बात सुनकर गांव की कुछ औरतों ने बताया, दीनू काका, हमने चीना को देखा था। वो आज जंगल के भूतिये हिस्से में जा रही थी। हमने उसे वहाँ जाने से मना भी किया था, लेकिन उसने कहा माँ के लिए कुछ जड़ी बूटियां लानी है। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, तुम लोग चिंता मत करो। हे भगवान, चीना तूने क्या किया? तू वहाँ क्यों गई? ये कहते हुए दिनू जोर जोर से रोने लगता है। चीना की माँ ने कहा, आप सब यहाँ हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, जाकर मेरी बेटी को ढूंढिए। गांव के मुखिया निरंजन ने कहा, अगर चीना जंगल के भूतिया हिस्से की ओर गई है तब तो ये बहुत ही चिंता की बात है। हमें बिना देर किए चीना की खोज करनी चाहिए। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। महिलाएं, बूढ़े और बच्चे अपने घरों के अंदर ही रहेंगे। हम सब छोटे छोटे झुंड बनाकर चीना की खोज करेंगे, और हाँ, कोई भी आदमी झुंड से अलग नहीं होगा। मुखिया के साथ सभी लोग चीना की खोज में निकल पड़ते हैं। जंगल काफी घना था और अंधेरा भी हो चुका था। जंगल में चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी। ऐसी खामोशी मन में डर पैदा कर रही थी। बहरा कर देने वाली खामोशी को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी हो। ना तो किसी प्रकार की चहचहाहट और ना ही पत्तों की सरसराहट थी। यहाँ कोई ऐसी शक्ति जरूर थी जिसकी मर्जी के बिना जंगल का एक पत्ता भी हिलने के लिए तैयार नहीं था। हरिया ने कहा, मुखिया जी, मुझे डर लग रहा है। चलिए वापस चलते हैं। सुबह चीना की तलाश करेंगे। चुप रह कायर। अगर चीना जिंदा है तो सोच वह किस हाल में होगी। हम उसे इस घने जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए मुंह बंद कर और आंखें खोलकर अपने चारों ओर चीना की तलाश कर। टॉर्च की रोशनी के बीच वे लोग धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। जंगल में गहरे गड्ढे और काफी फिसलन थी, और सबके लिए जंगल का यह हिस्सा अभी भी अछूता था। इस हिस्से के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था, इसलिए सभी संभले हुए कदमों से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक राक्षसी छाया उनकी टॉर्च की रोशनी के किनारे से होकर गुजरी। वह बहुत ही अजीब और भयानक था। इससे पहले आज तक वहां उन लोगों ने ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। वहां मौजूद सभी चुपचाप झाड़ियों के बीच छिप गए। कुछ देर बाद जब एहसास हुआ कि वो भयानक परछाई वहां से जा चुकी है, तो वो सब जंगल से बाहर भागते हुए बाहर निकल आए। वह लंबी घासों के बीच से भागते हुए गांव की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी चंदू का पैर किसी चीज से टकराया। वो टॉर्च की रोशनी में देखता है तो ये किसी की लाश थी। चंदू ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मुखिया जी, यहाँ आइए, देखिए यहाँ किसी की लाश पड़ी है। सबने देखा तो हैरान रह गए। यह शंकर की लाश थी। मुखिया ने कहा, ये तो शंकर है, हमारे गांव का डाकिया। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा था? देखो इसकी सांसें चल रही है या नहीं। वीरेन ने शंकर को देखते हुए कहा, मुखिया जी, ये तो मर चुका है। इसे किसी जानवर ने मारा है। इसकी गर्दन में गहरे घाव है। चलो सब यहाँ से। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हम कल सुबह आकर चीना की तलाश करेंगे।
सभी गांव वाले शंकर की लाश लेकर वापस आ जाते हैं। गांव में शंकर की लाश देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। गांव में भीड़ लगी होती है। तभी बीरन की नजर भीड़ के बीच खड़ी चीना पर पड़ती है। वो उसे देखकर चीख उठा, अरे देखो सब, चीना तो यही है। बीरन की इस बात ने सभी को हैरान कर दिया। चीना के पिता दीनू ने चीना से पूछा, कहाँ थी तू अब तक? बाबा कैसी बात कर रहे हो? मैं तो शाम को ही घर आ गई थी और माँ के लिए कुछ जड़ी बूटियों को घर पर रखा। माँ तब घर पर नहीं थी तो मैं गाय के लिए घास काटने लगी। तभी बछड़ा छूटकर भाग गया। उसे पकड़ने के लिए मुझे झरने के पास तक जाना पड़ा, तब जाकर वो मिला। जब उसे वापस लेकर आई तो आप सबको यहाँ देखा तो मैं भी आ गई। भगवान की कृपा है जो बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई। चीना, कान खोलकर सुन ले, आज के बाद तू यह गांव का कोई भी सदस्य जंगल के उस हिस्से की ओर नहीं जाएगा। अरे लेकिन मुखिया जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये शंकर वहाँ क्या करने गया था? मुखिया ने अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव लाते हुए कहा, इस बात का पता तो कल सुबह ही चलेगा, जब हम उस जंगल में जाकर एक बार फिर पड़ताल करेंगे। अगले दिन सुबह मुखिया और कुछ गांव वाले हथियारों के साथ उस जंगल में जाते हैं जहां कल रात उन्हें शंकर की लाश मिली थी। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें ना तो कोई आदमी मिला और ना ही किसी जानवर के निशान। आखिरकार वो सब अपनी तलाश पूरी करने के बाद वापस आ गए। 1 महीने बाद साइकिल पर सवार एक आदमी गांव की ओर बढ़ा जा रहा था। शाम ढल चुकी थी कि तभी उसने साइकिल पर तेजी से ब्रेक मारा और साइकिल से गिर गया। वो उठ ही रहा था कि तभी उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा, जो दूर गांव तक भी सुनाई दे रही थी। मुखिया और दूसरे लोगों ने भी इस चीख को सुना था। मुखिया ने कहा, ये चीख जंगल से आ रही है, चलो सब, हमें जाकर देखना चाहिए, कोई मुसीबत में है। वह सभी जंगल की ओर बढ़ जाते हैं कि तभी जंगल के बाहर चीना मिलती है। वो सभी चीना को इस वक्त देखकर दंग रह जाते हैं। मुखिया ने चीना से पूछा, चीना तू इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? मैं तो क्या मैं तो लगा रखा है, सीधा जवाब क्यों नहीं दे रही तू? चीना ने घबराते हुए कहा, मैं तो मुखिया जी, मैं तो माँ के लिए जड़ी बूटियां लेने आई थी, लेकिन किसी के चीखने की आवाज सुनी तो इधर आ गई। मुखिया ने चीना को डांटते हुए कहा, अब की बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा यहाँ दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चीना ने घबराते हुए कहा, जी मुखिया जी, समझ गई। चीना को वापस घर भेजकर वह सभी जंगल के अंदर उस इंसान की तलाश में चले गए जिसकी चीख अभी कुछ देर पहले उन्होंने सुनी थी। मनोहर ने मुखिया को आवाज देते हुए कहा, मुखिया जी, इधर देखिए, यहाँ किसी की लाश पड़ी है। सबने पास जाकर देखा, यह सुमित की लाश थी जो दूसरे गांव में रहता था। मुखिया ने कहा, इसे गौर से देखो, इसकी मौत किसी जानवर के हमले से नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर कोई जानवर हमला करता तो केवल इसके चेहरे पर ही चोट क्यों आती? ज्यादातर जानवर इंसान के पैर और हाथ पर सबसे पहला वार करते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो ले चलो इसे। अब मुझे इस बात की जानकारी रेंजर साहब को देनी ही होगी। अब वही यहाँ हो रही घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर माइकल वॉन ऑफिस में चिंतित बैठे थे। तभी वहां पीटर वुड आते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है। माइकल वॉन ने पीटर का स्वागत करते हुए कहा, ओ पीटर, गुड टू सी यू। कम ऑन माय फ्रेंड, हैव अ सीट। पीटर ने माइकल वॉन से पूछा, माइकल, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आपने मुझे अर्जेंट बुलाया है? आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? पीटर, राजनगर विलेज से मुखिया निरंजन का तार आया है। वहां कोई अनजान मैन इंटर है जो लोगों को मार रहा है। लोकल पुलिस भी अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। उन गांव वालों ने बड़ी ही उम्मीद से मुझे तार किया है। मुझे भी उनकी मदद करनी है, लेकिन इस वक्त मैं वहां नहीं जा सकता। तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। डॉक्टर्स ने उसे लंदन ले जाने के लिए कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन गांव वालों की मदद करूं। पीटर ने बड़ी ही गंभीरता से माइकल वॉन से पूरी बात सुनी और कहा, माइकल, आप टेंशन मत लो, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ और जाकर वहां हो रही घटनाओं के बारे में पता लगाता हूँ। ओ पीटर, तुमने मेरी चिंता ही दूर कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस हत्यारे को जरूर पकड़ने में कामयाब होगे। पीटर उसी दिन राजनगर चला जाता है
और वहां पहुंचकर फॉरेस्ट ऑफिस में गांव के मुखिया और लोगों से बातें करते हुए कहता है, आप लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये काम किसी जानवर का नहीं है? जनाब, अगर कोई जानवर किसी का शिकार करता है तो उसके शरीर पर पंजों और दांतों के हमले के निशान होते हैं, लेकिन हमने आज तक जितनी भी लाशें देखी हैं उनके शरीर पर ऐसे कोई भी निशान नहीं पाए गए हैं। जनाब, ये जो कोई भी है इंसानों का मांस नहीं खाता, बस ये लोगों को मार रहा है। अगर कोई हत्या हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। यहाँ कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या सारी घटनाएं जंगल के केवल एक ही हिस्से में हो रही है? जनाब, पहले हमें भी यही लगता था कि जंगल के केवल उत्तरी छोर पर ही जो जाएगा वो मरेगा, लेकिन अब तो लोग जंगल के बाहर भी उसी तरह से मरने लगे हैं। क्यों मुखिया जी, सही कहा ना? जी जनाब, बीरेन सच कह रहा है। आजकल जंगल के बाहर खुले हिस्से में भी इसी तरह से मौतों का सिलसिला जारी है। ना जाने हमारे गांव को किस शैतान की नजर लग गई है। अब आप ही कुछ करिए, वरना ये गांव बहुत जल्दी वीरान हो जाएगा। हम अपने जानवरों के लिए चारा तक नहीं ला पा रहे हैं, ऐसे में तो वो सब भूखे मर जाएंगे। पीटर गांव वालों की बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा, आप लोग चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं उस कातिल को पकड़ लूँ। मैंने इंस्पेक्टर सदाशिव को बुलाया है और रात में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी है। कातिल हमसे बहुत दिनों तक बच नहीं पाएगा। पीटर ने गांव में पुलिस पेट्रोलिंग तेज कर दी थी और रात में भी पुलिस अधिकारी गांव में तैनात किए जा चुके थे। करीब 3 दिन बीत चुके थे। गांव और उसके आसपास के इलाके में किसी भी प्रकार की कोई हत्या नहीं हुई थी। एक रात गश्त के दौरान पुलिस अधिकारी सदाशिव ने बात करते हुए पीटर वुड से कहा, सर, ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर हत्यारा है। पीटर सदाशिव की बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम ये क्यों बोल रहे हो? सर, यह हत्यारा बड़ी ही चालाकी से काम करता है। इसने अभी तक जिन भी लोगों को मारा है वो सब के सब गांव के बाहर के लोग थे, और वो जंगल क्यों गए थे ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुझे लगता है कि हत्यारा इसी गांव का है। तब तो हमारे पेट्रोलिंग की वजह से वो बाहर नहीं आएगा। उसे पकड़ने के लिए हमें पुलिस हटानी चाहिए। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सर एक बात यह भी है कि सारी हत्याएं अमावस्या की रात ही हुई है और आज भी अमावस्या की रात है। सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो हत्यारा आज जरूर अपने शिकार की तलाश में बाहर आएगा। बस मुझे उसी पल का इंतजार है सर। और अगर आज की रात हत्या नहीं हुई तो हमें अपराधी तक पहुंचने के लिए कोई दूसरी रणनीति बनानी होगी। रात के करीब 1 बजे पीटर वुड एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे बनाए गए चबूतरे पर बैठा था। नम हवा धीरे धीरे उसकी त्वचा को छू रही थी और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी पीटर को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। पीटर डरते हुए धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चलने लगा। पेड़ों की ऊंची कैनोपी से रिश्ता चांदनी का मंद प्रकाश रास्ता दिखा रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो इंसानी मांस की सड़न और खून की गंध की तरह लग रही थी। पीटर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। पीटर रुक गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास ही मौजूद है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी पेड़ के पास एक बार फिर पायल की आवाज आई। पीटर ने पेड़ के पीछे जाकर देखा। ये चीना थी जो पेड़ के पीछे तालाब के पास नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रही थी। पीटर उसे देखते ही रह जाता है। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी चीना पीटर की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पीटर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो लड़की कौन है जो इस सर्द रात में नहाने के लिए यहाँ आई है। पीटर ने चीना की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन ये क्या, वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया था। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन शरीर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। थोड़ी ही देर में पीटर सपनों की दुनिया में खो गया। उसके सामने उसकी बीती जिंदगी के अच्छे पल गुजरने लगे। आज से पहले इतना सुकून उसे कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यह सुकून उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो मर गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही इंस्पेक्टर सदाशिव अपने साथियों के साथ पीटर को खोजते हुए उस तालाब तक आ पहुंचे जहां पीटर की लाश पड़ी थी। पीटर की लाश देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं।
इंस्पेक्टर सदाशिव कहता है, विष्णु जाकर देखो, इनकी सांसें चल रही है या नहीं। विष्णु ने पीटर के पास जाकर देखा और इंस्पेक्टर से कहा, सर ये तो मर चुके हैं, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है, इनके शरीर में ना तो किसी प्रकार के जख्म है और ना ही चोट के निशान। इंस्पेक्टर सदाशिव पीटर की लाश के पास गए और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हटो, मुझे देखने दो। पीटर को सदाशिव ने बारीकी से देखा। उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने बॉडी को उल्टा किया और अपना परीक्षण जारी रखा। सदाशिव ने कुछ देखकर हैरानी से कहा, विष्णु, ये देखो, इनकी गर्दन के पीछे ये अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है और यहाँ ये अजीब सा निशान भी है, मानो किसी ने इनकी गर्दन पर कोई सुइयां चुभो दी हो। सर यह तो बहुत अजीब है। ये जो भी है बहुत ही खतरनाक है, इसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। तुम सब जाओ और आसपास की अच्छे से तलाशी करो, कोई ना कोई सुराग जरूर हाथ लगेगा। सारे पुलिस वाले आसपास के जंगल और झाड़ियों में तलाशी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने कहा, सर ये पायली अब हमें कातिल तक पहुंचाएगी। मुखिया से पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसने सदाशिव से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये पायल किसकी है। हाँ, अगर गांव की हर महिला से पूछताछ की जाए तो शायद पता लग सकता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने सभी लोगों से पूछताछ शुरू किया तो अपराधी चौकन्ना हो जाएगा। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि इस बात को आप अपने तक ही सीमित रखिए, हम अपने तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं। सदाशिव ने विष्णु को पास बुलाते हुए कहा, विष्णु, यह जिस किसी की भी पायल है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसे खोजते हुए दोबारा जंगल की ओर जरूर आएगा, इसलिए तुम अपनी टीम के साथ उस तालाब के आसपास नजर रखो। जी सर। कुछ दिनों तक गांव में बिल्कुल शांति थी, किसी प्रकार की कोई भी वारदात नहीं हुई। इधर चीना की माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी, वह बहुत परेशान थी। एक रात चीना को अजीब सी आवाज सुनाई देती है, वह हड़बड़ाकर उठती है। वो देखती है कि उसकी माँ छटपटा रही थी। वह माँ की हालत देखकर घबरा गई। उसने कहा, माँ क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंता मत करो, माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए चीना घर के बाहर बने एक खंडहर नुमा कमरे की ओर भागती है। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। चीना ने डरते हुए कमरे का दरवाजा खोला और अपनी जेब से एक छुरा निकालकर अपनी नस काट ली। कुछ घंटे बाद चीना उस कमरे से बाहर निकलती है। वह बहुत कमजोर लग रही थी और वो दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। उसने अपनी एक मुट्ठी को कसकर बंद कर रखा था। वह कराहती और लड़खड़ाती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। उसकी माँ अब तक बेहोश हो चुकी थी। चीना ने अपनी मुट्ठी से एक काला चमकीला पदार्थ निकालकर अपनी माँ के मुंह में डाल दिया और माँ के पास ही बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह चीना की माँ, जो कल बीमारी से तड़प रही थी, अब वो पूरी तरह ठीक नजर आ रही थी। माँ ने देखा कि चीना जमीन पर पड़ी हुई है। उसने चीना को आवाज लगाते हुए उठाया, चीना तू यहाँ क्यों लेटी है? उठ बेटी, सुबह हो गई है। चीना ने माँ की आवाज सुनकर आंखें खोली, लेकिन वो अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए उठाया और बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, चीना तू आराम कर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद चीना की माँ डॉक्टर शांति भूषण को लेकर अपने घर आ जाती है। चीना का कुछ देर परीक्षण करने के बाद डॉक्टर चिंतित होते हुए कहते हैं, देखिए बहन जी, चीना के शरीर में खून की बहुत कमी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की जिंदा कैसे है। आराम करने दीजिए, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। इधर विष्णु ने इंस्पेक्टर सदाशिव से कहा, सर, हम लोगों को उस तालाब पर नजर रखते हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस पायल की खोज में वहां कोई भी नहीं आया। विष्णु, यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है, लेकिन इस बात से ज्यादा मुझे एक बात और खाई जा रही है। कौन सी बात सर? सदाशिव कुर्सी से खड़े हुए और खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, विष्णु, कल अमावस्या थी। मुझे पूरा यकीन था कि कल हत्यारा अपने शिकार पर जरूर निकलेगा। मैंने उसे पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा रखा था, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ। यही बात मुझे परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने पैटर्न्स को तोड़ दिया। समय बीतता गया और गांव के आसपास की रिसर्च के लिए एक टीम भी वहां आ चुकी थी। टीम को लीड कर रहे थे मशहूर जूलॉजिस्ट अनमोल चटर्जी। इंस्पेक्टर सदाशिव ने अनमोल से कहा, अनमोल जी, आपने इतनी कम उम्र में ही इतनी शोहरत हासिल कर ली है, ये काबिले तारीफ है। मैंने सुना है कि
आप जंगली जानवरों के अलावा भूत प्रेतों पर भी रिसर्च कर रहे हैं? ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च भूत प्रेतों पर नहीं, बल्कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी और जानवरों पर उसके प्रभाव पर है। इससे हमें जानवरों की बिहेव और मृत्यु के रहस्यों का खुलासा करने में मदद मिलेगी। तब तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी तो समझ से परे है। शायद आप ही कुछ पता लगा सके। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है जहाँ पीटर का कत्ल हुआ था वहाँ से कोई चीज आपको मिली है? हाँ, मुझे वहां से पायल मिली है, लेकिन हम अभी तक पता नहीं लगा सके कि वो किसकी है। ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ उसी जगह पर जा रहा हूँ। वापस आकर हम दोनों बात करते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद एक रात इंस्पेक्टर सदाशिव अनमोल के पास आते हैं और कहते हैं, अनमोल जी, मैं जानता हूं कि आप भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको एक वार्निंग देने आया हूं। आप लोग इस अमावस्या तक जंगल में ना जाएं। सदाशिव जी, मैं जानता हूं कि आप हमारी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं होगा। और आप ही ने तो कहा है कि हत्यारे ने खुद अमावस्या का अपना पैटर्न तोड़ दिया है, और पिछली अमावस्या को किसी की हत्या भी नहीं हुई, फिर किस बात की घबराहट? देखिए, मेरा काम था आपको समझाना, सो मैंने आपको ये कह दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जंगल जाएं तब इन दोनों कांस्टेबल को अपने साथ लेकर जाएं। ओके सर, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं कांस्टेबल को साथ लेकर ही जाऊंगा। अनमोल ने आज रात से लेकर अगली अमावस्या तक जंगल में रिसर्च करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसकी पूरी टीम ने जंगल में ही कैंप बना रखा था। आधी रात बीत चुकी थी कि तभी किसी आवाज ने अनमोल की नींद तोड़ दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाता कि वो क्या है। वह बाहर देखते हुए उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन आ रही आवाज अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अनमोल बिना कोई आवाज किए बाहर निकलता है। वो देखता है कि एक पेड़ के पास एक परछाई है जो कैंप के बाहर जल रही आग से बन रही थी। अनमोल ने धीमे कदमों से उस परछाई की ओर बढ़ना शुरू किया। अनमोल परछाई के जैसे जैसे करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह किसी लड़की की परछाई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो परछाई बिना किसी हलचल के खड़ी थी। अनमोल ने पेड़ के पास जाकर देखा तो वो बहुत डर गया। दरअसल अनमोल जिस परछाई के पास आया था वो तो मौजूद थी, लेकिन वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अनमोल ने कई बार देखा, लेकिन वो परछाई वहां खड़ी रही। अनमोल ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही अनमोल ने अपना पहला कदम उठाया, वो परछाई अनमोल से दूर भाग गई। ये देखकर अनमोल बुरी तरह डर गया। वो दौड़ते हुए अपने कैंप पर वापस आ जाता है। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथों को थामते हुए पानी पिया और माथे पर उभर आए पसीने को पोंछा। अपने कैंप में लेटते हुए अनमोल की आंखों के सामने वो परछाई बार बार घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। इस घटना पर विचार करते हुए अनमोल की रात बीती। अगले दिन सुबह वो कैंप से बाहर निकला, लेकिन वहां उसके साथी नहीं दिखे। अनमोल ने खुद से बात करते हुए कहा, आज सब कहाँ चले गए? जाकर उनके कैंप में देखता हूँ। अनमोल अपने साथियों के कैंप में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके साथी बिस्तर पर बेहोश लेटे थे। उन सभी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अनमोल ने तुरंत सदाशिव को फोन किया। वो बहुत घबराया हुआ था। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं अनमोल बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। सदाशिव अनमोल की बातें सुनकर परेशान हो गया। उसने अनमोल से कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बस अभी आता हूँ, आप वहां से कहीं मत जाइएगा। कुछ देर के बाद ही सदाशिव वहां पहुंच जाता है और वो अनमोल के साथियों का परीक्षण करता है। उसे एक चीज सभी में कॉमन नजर आती है। सदाशिव ने अनमोल को अपने पास बुलाते हुए कहा, अनमोल, क्या आप इन निशानों का जांच कर सकते हैं? ये निशान सभी के गले पर एक जैसे क्यों हैं? और क्या ये किसी जानवर या कीड़े के काटने की वजह से है या फिर किसी हथियार के निशान है? अनमोल निशानों की बारीकी से जांच करते हुए कहता है, जी सर, ये निशान किसी जानवर या कीड़े के काटने से नहीं बने हैं। ये किसी नुकीले हथियार के किए गए घाव हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक ही जगह पर बहुत छोटी छोटी कई सुइयां चुभोई गई हो। तो इसका मतलब है कि हत्यारे ने इन सभी को मारने के लिए बड़े ही अजीब हथियार का इस्तेमाल किया है। हो सकता है शायद इसमें जहर हो। हमें इनकी फॉरेंसिक जांच करवानी होगी। हाँ सर। इन लाशों के पास से मिले हथियारों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, ये हथियार हमारे ही हैं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें रखा था।
इनके लाइसेंस है हमारे पास। बड़ी अजीब बात है। हत्यारे ने ना तो किसी सामान को हाथ लगाया और ना ही इन हथियारों को अपने साथ ले गया। ये जो भी है बहुत ही शातिर है। हमें इस हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। गांव में हो रही इन हत्याओं की वजह से लोगों के बीच डर गहरा हो चुका था। गांव में कई हफ्तों की शांति के बाद कल रात रिसर्च टीम के लोगों की अंधी हत्या ने एक बार फिर आतंक के माहौल को जिंदा कर दिया था। गांव में शाम ढलने से पहले ही घरों के दरवाजे बंद हो गए थे। परिवार अंदर दुबके हुए थे। टिमटिमाते लैंप मिट्टी की दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वादी में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर रहा था। अजीब सी खामोशी बिखरी हुई थी कि तभी एक मकान की खपरेल टूटने लगी। उस घर के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। कोई घरों की छतों पर चल रहा था। इसके साथ ही एक डरावनी आवाज ने खामोशी को तोड़ना शुरू किया। ग्रामीण खिड़कियों की दरारों से झांक रहे थे। तभी एक घर की छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। उस परिवार की सामूहिक चीख फूट पड़ी। छत में एक शैतानी पंजा दिखाई दिया। कुछ ही देर में उसमें से एक भयानक शरीर वाला शैतान उतरा। उसके शरीर से चिपचिपे कीचड़ जैसा पदार्थ टपक रहा था। उसके भयानक शरीर के सामने वहां मौजूद इंसान बौने लग रहे थे। उस शैतान का सबसे भयानक हिस्सा उसका सिर था। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां केवल खोखली जगह थी। उस शैतान की भयानक जीभ, जो बहुत मोटी और कराटेदार डंक से भरी हुई थी। चीख के साथ ही उस परिवार के लोग अपने घर से भागकर बाहर आ चुके थे। वो चीख चीख कर बचाओ बचाओ की पुकार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनको बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब वो शैतान ठीक उनके सामने आ चुका था। वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी अनमोल वहां आ गया और उसने एक फायर कर दिया। वो शैतान तेज आवाज करता हुआ वहां से लंबी छलांग लगाकर भाग गया। अनमोल ने उस परिवार के पास जाकर कहा, आप लोग ठीक तो हैं? यह बीरेन का परिवार था। बीरेन ने रोते हुए अनमोल से कहा, बाबूजी, आज आपने हमारी जान बचा ली, वरना वो शैतान मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देता। आप लोग घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए उठिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अनमोल उन सभी को उठाकर गांव के पंचायत भवन में ले जाता है, जहां इंस्पेक्टर सदाशिव और उनके साथी ठहरे हुए थे। सदाशिव को पूरी घटना बताने के बाद अनमोल ने कहा, अब मुझे पता चल गया है कि कातिल कौन है। उसने मेरे दोस्तों को मारा है और ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस आप इन लोगों का ख्याल रखिएगा। लेकिन तुम उस शैतान का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, आपका इन गांव वालों के साथ रहना जरूरी है। वो यहाँ दोबारा आ सकता है। मैं उसका पीछा अकेले ही करूंगा। यह कहकर अनमोल वहां से सीधा अपने कैंप आता है और वहां से कुछ हथियार और कारतूस लेने के बाद वो अचानक रुक जाता है और कुछ देर सोचने के बाद अपने दादाजी को फोन लगाता है। हेलो दादाजी। अनमोल बेटा, कैसा है तू? दादाजी, मैं ठीक हूँ। दादाजी, आपको याद है, आप मुझे अक्सर एक शैतान की कहानी सुनाया करते थे और कहते थे कि आपके पिताजी ने उस शैतान को मारकर लोगों की जान बचाई थी। लेकिन तुझे मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। दादाजी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहानी में उस शैतान का जैसा हुलिया बताया करते थे, ठीक वैसा ही शैतान आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा अनमोल, तू जहाँ कहीं भी है, जल्दी घर आ। वह बहुत ही खतरनाक है बेटा। बात मान और वापस आ जा। दादाजी, उस शैतान ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है और यहाँ गांव के कई मासूम लोगों को भी मारा है। मैं उसे खत्म किए बिना वापस नहीं आऊंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि उस शैतान को खत्म कैसे किया जा सकता है। दादाजी और अनमोल के बीच बहुत देर तक बातचीत चलती रही। दादाजी ने अनमोल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। ठीक है दादाजी, आप मुझे मत बताइए, मैं जाकर उस शैतान को खुद ही खत्म कर दूंगा। अनमोल ये कहकर फोन रखने ही वाला था कि तभी दादाजी ने कहा, अनमोल रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह बेतला है, खून का प्यासा हैवान। और दादाजी ने अनमोल को शैतान को मारने का रहस्य बता दिया। अनमोल दादाजी की बात सुनने के बाद अपने बैग से कुछ निकाला और उसे अपने साथ लेकर तेजी से निकल गया। इधर चीना अपने घर पर सो रही थी। चीना जुगनुओं के एक जंगल का सपना देख रही थी। उनके छोटे शरीर प्रकाश की किरणों से टिमटिमा रहे थे। उसे एक एहसास जो आनंद से कहीं अधिक था अपने आगोश में लेता जा रहा था।
कुछ ही देर में उसका सपना धीरे धीरे टूटने लगा। जुगनू मंद पड़ गए। चीना की आंखें खुल गई। अब आनंद की जगह गमी, जलन और दर्द ने ले लिया था। उसने अंधेरे कमरे में तिरछी नजरों से देखा। एक लंबी जीभ कांटे की तरह एक भयानक डंके के साथ उस शैतान के जबड़े से निकलकर चीना के पेट में धसी हुई थी और चीना के शरीर का खून चूसकर अपनी प्यास बुझा रही थी। चीना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन घबराहट के कारण टूटी हुई आवाज उसके होठों में ही दबी रह गई। उसकी आंखें धुंधली होती जा रही थी। चीना के शरीर ने जो एक बार शैतान के आकर्षण में खो गया था, उसने चीना के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। चीना उससे छूटने के लिए तड़प रही थी कि तभी शैतान पीछे हट गया। उसके मुंह से गुस्से से भरी गुर्राहट फूट पड़ी। तेज दहाड़ के साथ उसने अपनी कांटेदार जीभ से चीना के मांस को फाड़ दिया और चीना के पेट से लाल खून की फुहार फूट पड़ी। पूरी हिम्मत के साथ चीना आगे बढ़ी। चीना ने अपने खून से सने हुए हाथ से शैतान की जीभ के सिरे को पकड़ लिया। चीना को उस वक्त हो रहा दर्द असहनीय था। चीना ने एक झटके के साथ उस शैतान की पकड़ से खुद को आजाद किया और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे की ओर देखे बिना वो तेजी से दौड़ रही थी। चीना बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वह गांव के चौराहे पर पहुंचकर गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज गश्त में गूंज रहे इंस्पेक्टर सदाशिव सुन लेते हैं और वो चीना को देखकर उसके पास दौड़ कर आते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की है? सदाशिव की किसी बात का चीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी अचानक सदाशिव की नजर चीना के पैर पर पड़ती है। चीना के पैर पर ठीक उसी तरह की पायल थी जैसी पीटर की मौत के बाद उस तालाब के किनारे उन्हें मिली थी। सदाशिव ने तुरंत चीना के पेट से वो बह रहे खून को बंद करने के लिए कपड़े से घाव को बंद किया और चीना के सिर को अपनी गोद में रखा। लेकिन तभी चीना जोर से चीखी। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चीना के पेट से खून लगातार रिस रहा था। सदाशिव ने अपने एक सिपाही से कहा, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें इसे लेकर अभी हॉस्पिटल जाना होगा। जीप में चीना को लेकर सदाशिव हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। सदाशिव चीना के पास ही बैठे थे। चीना बार बार उनसे उस शैतान को मारने के लिए कह रही थी। सदाशिव ने चीना से पूछा, चीना, ये हालत तुम्हारी किसने की है? चीना ने दर्द से कराते हुए कहा, सर, ये मुझे मेरे पापों की सजा मिली है। मैंने अपने स्वार्थ के कारण कई मासूम लोगों की जिंदगी छीन ली। उन्हीं पापों की सजा मुझे मिल रही है। कैसा पाप? सर, मेरी माँ को कैंसर है। मैं अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख पा रही थी। सर, आज से करीब 2 साल पहले की बात है। मैं जंगल में माँ के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी कि तभी मुझे एक अजीब सा जानवर मिला। मैं उसे घर लेकर आ गई। वो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन एक रात मैंने देखा कि वो घर के बाहर बंधी बकरियों का खून चूस रहा था और ऐसा करते हुए उसके शरीर से एक गाढ़ा चमकीला पदार्थ निकल रहा था। मैंने उस पदार्थ को उठा लिया और मेज पर रख दिया। ये बताते हुए चीना की आंखें बंद होने लगी। सदाशिव ने उसे उठाते हुए कहा, हॉस्पिटल पहुंचने तक तुम्हें जागते रहना होगा। अपनी आंखें खोलो और बताओ आगे क्या हुआ? सर, वो पदार्थ रखकर मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक लग रही थी। तभी मुझे उस काले पदार्थ की याद आई। मैंने देखा तो वो टेबल पर नहीं था। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि मैं उनके लिए दवा लेकर आई हूँ, इसलिए उन्होंने उसे खा लिया। तब मेरी समझ में आ गया कि किस तरह ठीक हुई है। इसके कुछ दिन बाद माँ की तबीयत एक बार फिर खराब होने लगी। मैंने फिर उस अजीब से दिखने वाले शैतान को बकरी का खून पिलाया और उससे निकले पदार्थ को माँ को दिया। फिर माँ फिर से पूरी तरह ठीक हो गई। तब से ये सिलसिला चलता रहा। मैं भी खुश थी। इस बात का किसी को पता न चले, इसलिए मैंने उस शैतान को घर के बाहर एक कमरे में छुपा रखा था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो शैतान माँ का खून चूस रहा था। मैं बहुत डर गई। मैं उसे लेकर बकरी के पास गई, लेकिन उसने बकरी को छुआ तक नहीं और बहुत ही डरावने ढंग से बर्ताव करने लगा। मैं समझ गई कि इसे इंसानों का खून चाहिए।
मैं अपनी माँ की जिंदगी के लिए मजबूर थी। चिना ये कहते हुए रोने लगी। सदाशिव ने उसे संभालते हुए कहा, चिना, फिर तुमने क्या किया? सर, मैंने अपनी माँ की जान बचाने के लिए कई मासूमों की जिंदगी छीन ली। कई लोगों को मैं बहला फुसला कर जंगल के उस हिस्से में लेकर जाती जहाँ वो शैतान उनको मारकर अपनी खून की प्यास बुझाता। सदाशिव ने हैरानी भरी लहजे में चीना से पूछा, तो क्या पीटर को भी उस शैतान ने ही मारा था? चीना ने हाँ में सिर हिला दिया। सदाशिव ने चीना से फिर पूछा, कल रात जंगल में ठहरी टीम के कई सदस्य मारे गए थे, तो क्या उन्हें भी? इससे पहले कि सदाशिव अपनी बात पूरी कर पाते, चीना ने कहा, सर, उस शैतान की प्यास अब बहुत बढ़ चुकी है। वो अब एक साथ कई लोगों के शरीर का पूरा खून पी जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं मिटती। अपनी प्यास को मिटाने के लिए उसने मेरा ये हाल किया है। अब सदाशिव को गांव में हुई अंधी हत्याओं का पूरा रहस्य पता चल चुका था। थोड़ी देर बाद ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने चीना का इलाज शुरू कर दिया। इधर इंस्पेक्टर सदाशिव किसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे। विष्णु ने उनके पास जाकर पूछा, सर, आप किस बात को लेकर बहुत परेशान हैं? हाँ विष्णु, मुझे अनमोल की चिंता सता रही है। वो ना जाने किस हालत में होगा। उसे पता नहीं है कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक शैतान से है। सदाशिव विष्णु से बात कर ही रहे थे कि तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं। सदाशिव ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, चीना कैसी है? डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की पर हम उसे बचा नहीं सके। सदाशिव ने विष्णु से कहा, विष्णु, अपनी टीम तैयार करो। हमें हर हाल में अनमोल को खोजना होगा। उसकी जान खतरे में है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सदाशिव अपनी टीम के साथ जीप पर सवार होकर अनमोल की खोज में जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर अनमोल जंगल में अपने कैंप से निकलकर गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। जंगल आज बहुत ही डरावना लग रहा था। हर बढ़ते कदम के साथ अनमोल को शैतानी राक्षस बोतला की आहट सुनाई दे रही थी। अनमोल पूरी तरह संभले हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई देती है। अनमोल को लगा कि यह वही शैतान है। अनमोल ने उसे मारने की पूरी तैयारी कर ली। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर झटके से उसके अंदर घबराहट का तूफान दौड़ जाता। लेकिन अनमोल ने अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने दिया। वो आगे बढ़ता रहा। तभी आवाज आई, एक तेज डरावनी गड़गड़ाहट जो एक ही समय में हर जगह, हर कोने से आती हुई लग रही थी। अनमोल ने अपनी नजरें तेजी से चारों ओर घुमाई, लेकिन वह शैतान कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अनमोल ने देखा कि एक कोने में कुछ हलचल हो रही थी। एक काली परछाई अंधेरे में खड़ी थी। वह ट्रिगर पर उंगली करते हुए उस परछाई की ओर घुमा कि तभी अचानक उसके चेहरे के ठीक सामने एक भयानक और डरावने चेहरे वाली औरत आ गई। अनमोल ने बंदूक की ट्रिगर दबा दिया, लेकिन ये क्या, उसके सामने कोई भी नहीं था। गोली चलने के बाद वहां एक अजीब सी शांति छा गई थी। अनमोल को पता था यह शांति ज्यादा देर नहीं रहेगी। वह बहुत बेचैन था। उसकी आंखें अंधेरे में उस परछाई को खोज रही थी। अनमोल एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी पेड़ के ऊपर टहनियों में अजीब सी हलचल हुई। अनमोल ने देखा कि ठीक उसके ऊपर एक औरत जिसके बाल खुले हैं और वो पेड़ पर चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी अनमोल को घूर रही थी और उसके शरीर से कीचड़ की तरह काला पदार्थ रिस रहा था। अनमोल ने गोली चला दी, लेकिन वो गोली से बच गई और किसी बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर चढ़ते हुए वहां से इधर उधर भागती रही। अनमोल उस पर गोलियां बरसाता रहा, लेकिन उसके सभी निशाने चुक गए। अब उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। अनमोल अपनी गोलियां भर ही रहा था कि एक पंजे के वार से उसका सिर चकरा गया। वो औरत अनमोल पर झपट पड़ी और उसे जगह जगह काटने लगी। अनमोल उससे बचने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अनमोल उस औरत के सामने बहुत कमजोर लग रहा था। वो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। तभी उस शैतानी औरत ने अनमोल की गर्दन दबा दी और पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करने लगी। अनमोल का दम घुट रहा था। वह बुरी तरह छटपटा रहा था। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आती है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बंदूक निकाली, लेकिन उस शैतान औरत ने अपने हाथ से अनमोल पर वार किया और अनमोल के हाथ से बंदूक दूर जा गिरी। अनमोल का शरीर पूरी तरह ढीला हो चुका था।
उसे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी कि तभी एक गोली चली और उस शैतान के सीने में जाकर धंस गई। गोली लगने की वजह से उस औरत की पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे अनमोल छूट गया। अनमोल ने देखा कि ये इंस्पेक्टर सदाशिव थे, जिन्होंने उस औरत पर गोलियां चलाई, लेकिन उस पर जैसे शैतान सवार हो। वह तेजी से सदाशिव की ओर दौड़ी। वो उन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अनमोल ने अपनी पिस्तौल से एक गोली चला दी और वो शैतान ढेर हो गई। अनमोल भी अपनी जगह पर बैठ गया। वह बुरी तरह खांस रहा था। सदाशिव ने जाकर देखा, वो औरत मर चुकी थी। सदाशिव अनमोल के पास पहुंचे। अनमोल ने सदाशिव से खांसते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आखिरकार मैंने उस शैतान को मार ही दिया। सदाशिव ने अनमोल से कहा, अनमोल, ये भी शैतान ही थी, लेकिन हमें जिसकी तलाश है ये वो नहीं है। सदाशिव की बात सुनकर अनमोल हैरान रह गया और पूछा, अगर ये वो शैतान नहीं है तो ये कौन है? आप बताते क्यों नहीं कि ये कौन है? अनमोल, हमें गांव की एक लड़की बुरी तरह से घायल हालत में मिली थी। ये औरत उसी लड़की चीना की माँ है। मुझे आप पूरी बात बताइए। सदाशिव ने अनमोल को चीना की बताई हुई सारी बात बता दी और कहा, यह औरत अब शैतान बन चुकी थी। इसे इंसान का खून चाहिए था। चीना ने बताया था कि उसकी माँ ने ही उसके पिता को मार दिया है और उसका खून पी लिया। इसका मतलब वो शैतान बेतला अभी भी जिंदा है। अनमोल के मुंह से ये नाम सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। सदाशिव ने अनमोल से पूछा, शैतान बेतला, ये कौन है और क्या तुम उसे जानते हो? अनमोल खड़ा हुआ और बोला, ये कोई साधारण राक्षस नहीं है सर। ये पाताल के दानव ध्रुवमलय की संतान है। कैसा दानव? हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार पाताल के शैतान ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वह उसकी जान नहीं बचा सका। उसने अपनी मौत से पहले अपने अंडों को धरती पर कई जगह छुपा दिया। कहा जाता है कि अगर अमावस्या की रात शैतान के उन अंडों पर खून लग जाए तो उसके बच्चे अपने अंडों से बाहर निकल आते हैं। शैतान के इन्हीं बच्चों को बेतला कहा जाता है। ये दरिंदे खून के प्यासे होते हैं। ये अमावस्या की रात तक ही अपना शिकार करते हैं और अपनी खूनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन इस शैतान को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? मुझे लगा ये औरत वही शैतान है, इसीलिए मैंने शैतान को मारने वाली उस कारतूस को खत्म कर दिया जिससे मेरे पूर्वजों ने उस शैतान को मारा था। तो अब हम उसे कैसे मार पाएंगे? उसे मारने का एक तरीका भी है, बस हमें उसे आज की रात ही ढूंढकर खत्म करना होगा, वरना कल अमावस्या की रात उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और उसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तब तो हमें बिना देर किए उस शैतान को ढूंढना होगा। अनमोल के चेहरे पर चिंता झलक रही थी और उसने अपना बैग पकड़ लिया और कहा, हम यूं ही समय बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन अनमोल, इतने बड़े जंगल में हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? हमें आसपास ऐसी जगह तलाश करनी होगी जो बहुत गहरी और एकांत हो। आज से कुछ साल पहले यहाँ कोयले की खुदाई होती थी, लेकिन कोयला खत्म होने की वजह से माइंस को बंद कर दिया गया। वो माइंस बहुत गहरी है और वो अब बंद भी है। हो ना हो वो शैतान अपने अगले शिकार तक वहीं छुप कर बैठेगा, इसलिए उस शैतान के वहां मिलने के ज्यादा चांस है। बिना देरी किए वो सब उस कोयले की बंद पड़ी माइंस की ओर चल पड़े। कुछ देर के बाद ही वो सब माइंस में पहुंच जाते हैं। अनमोल, ये माइंस तो बहुत बड़ी है और इसके अंदर जहरीली गैस होने का भी खतरा है और हमें इस माइंस का रास्ता भी नहीं मालूम। अगर हम अंदर अटक गए तो हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन अनमोल के सिर पर तो जैसे वो शैतान को मारने का जुनून सवार था। उसने बिना देरी किए माइंस के दरवाजे को खोलना शुरू किया। माइंस का जंग लगा गेट उन सभी के धक्के से करा उठा। दरवाजा खुल गया। अजीब सी दम घोटू हवा का एक झोंका आया। उनके हाथ की मशालों की धीमी रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेद पा रही थी। अंदर पुरानी और बेजान लकड़ी की पटरियां, जिन पर कभी कोयले की गाड़ियां चलती थी, स्याह खाई में काफी गहराई तक फैली हुई थी। अचानक दूर से किसी हलचल की एक झलक ने अनमोल को चौकन्ना कर दिया। उसने सावधानी से इशारा करते हुए अपने पीछे चल रहे इंस्पेक्टर सदाशिव को कोहनी मारकर सतर्क रहने का इशारा किया। तभी पत्थर खुरचने की तीखी आवाज वहां गूंजने लगी। वो आवाज उन सभी के लिए असहनीय हो रही थी। वो आवाज तेज और नजदीक आती जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उस आवाज के साथ अजीब सी गुर्राहट भी मिल गई। कई पुलिस वाले तो डर के मारे कांप रहे थे। वे सभी जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचे, उनके सामने लंबे शरीर और विचित्र अंगों वाला शैतान खड़ा था। उसकी त्वचा हड्डियों के ऊपर चिपकी हुई थी और उसके चेहरे से बाहर एक लंबी जीभ किसी सूंड की तरह लटक रही थी।
टपकते लार से भरे खुले हुए जबड़े में नुकीले दांत चमक रहे थे। कुछ पल तक तो वे एक दूसरे को देखते रहे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वह शैतान अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अनमोल ने सदाशिव से कहा, यहाँ 2 रास्ते हैं, हमें अलग अलग दिशा में जाना होगा। मैं और आप बाईं ओर जाते हैं, बाकी सभी पुलिस वाले दाईं ओर जाएंगे। वह सभी अपनी दिशा में बढ़ चले। पुलिसकर्मियों ने अंधेरे में अपनी पिस्तौलें निकाल ली। कुछ दूर चलने पर ही पुलिस वालों के सामने वो शैतान आता है। उन्होंने उस पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन गोलियां उस शैतान को छू भी नहीं पा रही थी। तभी उस राक्षस ने एक पुलिसकर्मी को खींच लिया और उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनकर दूसरे पुलिस वाले डर कर इधर उधर भागने लगे। अभी एक इंसान की चीख शांत हुई थी कि तभी राक्षस ने एक और पुलिस वाले को पकड़कर बड़ी ही आसानी से उसके अंगों को फाड़ डाला। शोर सुनकर सदाशिव और अनमोल भी वहां आ जाते हैं। वो देखते हैं शैतान ठीक उनके सामने मौजूद है और मौत बनकर उन सब पर टूट रहा है। सदाशिव ने अपनी पिस्तौल से कई राउंड फायर किया, लेकिन उस शैतान का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। पुलिसकर्मी तितर बितर हो गए। उनकी गोलियों की आवाज गुफा की दीवारों से गूंज रही थी। अनमोल चिल्लाया। सदाशिव की घबराई हुई निगाहें अनमोल पर ठहरी। अनमोल ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। अनमोल जानता था कि ये एक जुआ है, लेकिन उस शैतान को मारने का यह आखिरी उपाय था। उसके हाथ पसीने से लथपथ थे। उसने अपने बैग से प्राचीन खंजर निकाला जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। एक गहरी सांस के साथ अनमोल उस शैतान का ध्यान आकर्षित करते हुए उसे उन सब से दूर ले गया और अनमोल एक चट्टान के पास जाकर घुटने के बल बैठ गया और उसने छोटे चाकू को अपनी कलाई पर चलाया। उसकी कलाई से लाल खून का फुहारा फूट पड़ी। अनमोल वहीं लेट गया। उसके फैले हुए हाथ से खून की धारा बह रही थी। तभी अनमोल ने अपने चेहरे पर सड़न की तेज गंध को महसूस किया, जिसने उसका सिर घुमा दिया। फिर एक विचित्र कर्कश ध्वनि निकट आती गई। ताजे खून की गंध से आकर्षित होकर शैतान उसकी ओर लपका। उसका विशाल रूप अनमोल के ऊपर मंडरा रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। तभी एक लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकली और अनमोल के हाथ पर लगे खून का स्वाद चखने लगी। जैसे जैसे शैतान खून चखता गया, उसकी विचित्र कर्कश ध्वनि तेज होती गई। अनमोल पर कामजोरी हावी होती जा रही थी। उसकी नजरें धुंधली हो रही थी। वह शैतान मारने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में दादाजी की कई बातें कौंध गई। बेटा अनमोल, अगर इस शैतान की जीभ काट कर अलग कर दिया जाए तो ये मर जाएगा। अनमोल के कांपते हाथ कपड़ों में छिपे खंजर तक पहुंच गए। पूरी ताकत समेट कर अनमोल ने एक जोरदार वार के साथ खंजर हवा में उछाला और अगले ही पल शैतान की जीभ कटकर उसके शरीर से अलग हो गई। एक दर्दनाक और डरावनी चीख से गुफा भर गई। उस शैतान का विशाल शरीर ऐसे ऐंठ रहा था मानो उस पर बिजली गिर गई हो। हड्डियां टूटने लगी। तभी एक गगनभेदी धमाके के साथ शैतान फट गया। धमाका इतना तेज था कि उसने माइंस की नींव को हिला दिया। उन सभी पर धूल और मलबा बरस गया। वहां पत्थर टूटकर गिरने लगे। सदाशिव ने देखा कि अनमोल वहीं लेटा हुआ है। उसके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन गिर रहे पत्थर की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी एक बड़ा सा पत्थर अनमोल के ऊपर आ गिरा। सदाशिव को बहुत दुख हुआ और वो सब पत्थर के नीचे दबी अनमोल की लाश को छोड़कर बाहर आ गए। कुछ घंटों बाद एक बार फिर उस माइंस में हलचल हुई। अनमोल के ऊपर गिरा हुआ पत्थर किसी फुटबॉल की तरह उछलकर दूर जा गिरा और अनमोल जो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था वो उठ खड़ा हुआ। उगते सूरज के साथ ब्राजील देश के अमेज़न फॉरेस्ट के किनारे से होकर गुजरने वाली एक संकरी, घुमावदार और कीचड़ से भरी हुई सड़क पर एक छोटा सा कार्गो ट्रक दलदली और कीचड़ से सनी एक सड़क पर ही छोले खाते हुए आगे बढ़ रहा था। ट्रक के केबिन में ड्राइवर जोसे और उसका साथी मिगुएल बैठे हुए थे। वो दोनों आज बहुत खुश थे और रेडियो पर तेज संगीत बजा रहे थे। दोनों बियर का घूंट लेते हुए सफर को एंजॉय कर रहे थे। जोसे हंसते हुए कहता है, मिगुएल मेरे दोस्त, हम बस पहुंचने वाले हैं। ये डिलीवरी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। मिगुएल संगीत के ऊपर चिल्लाते हुए, इसी खुशी में चीयर्स।
वे दोनों अपनी बियर की बोतलों को आपस में टकराते हैं। ट्रक एक अंधे मोड़ पर मुड़ा ही था कि तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक धुंधली आकृति ठीक ट्रक के सामने आ जाती है। उन दोनों को बारिश की हल्की फुहारों के बीच समझ नहीं आया कि आखिर वो आकृति कौन है जो उसे हड़बड़ाहट में ब्रेक पैडल पर अपना पैर पटक देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक गीली और फिसलन भरी मिट्टी पर फिसल जाता है। टायर रुकने के लिए संघर्ष करते हुए चीखते हैं, लेकिन ट्रक नहीं रुक पाता और ट्रक सड़क से दूर उतरकर घिसटता हुआ एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। जोरदार टक्कर की एक भयानक आवाज के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। गाड़ी के इंजन से उठ रहा धुएं में सब कुछ ढक जाता है। 2 घंटे बाद दुर्घटना स्थल में पुलिस की टीम पहुंच जाती है। पुलिस अधिकारियों का एक समूह घटना स्थल का मुआयना कर रहा था। ट्रक और उसमें सवार लोगों के अवशेषों की जांच करते समय उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। ट्रक के केबिन खुले हुए थे। पुलिस इंस्पेक्टर गैब्रियल कहते हैं, मैंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। कातिल ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी है। दूसरी पुलिस अधिकारी एनी जोस ट्रक के अंदर झांक कर देखा कि जोसे और मिगुएल के चेहरे तो सही सलामत थे, लेकिन दूसरे हिस्से का मांस गायब हो चुका था और शरीर के अंगों की हड्डियां दिख रही थी। एनी उन दोनों का इतना बुरा हाल देखकर घबरा गई। वो पीछे मुड़ी और जंगल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। उसे जंगल की ओर जाते देख गैब्रियल ने कहा, एनी, तुम कहाँ जा रही हो? एनी ने तुरंत वापस आने का इशारा करते हुए वो एक पेड़ के पीछे चली गई और जाकर उल्टी करने लगी। कुछ देर बाद एनी खुद को संभालते हुए वापस आई। गैब्रियल ने एनी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैं आसपास कातिल का सुराग खोजने गई थी। तो क्या तुम्हें कुछ मिला? गैब्रियल, हमें फॉरेंसिक टीम की जरूरत है। ये कोई साधारण मामला नहीं है। गैब्रियल ने रेडियो पर पुलिस स्टेशन को मैसेज दिया और कुछ ही समय बाद वहां फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। टीम के डॉक्टर वॉन ने लाशों को देखते हुए कहा, ओह नो। एनी ने डॉक्टर वॉन से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, आप परेशान लग रहे हैं? वॉन ने एनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और अखबारों की कतरों से भरी एक घिसी पीटी फाइल निकाली। डॉक्टर वॉन ने अपनी फाइल ओपन की और उसमें रखे अखबारों की कटिंग एनी को दिखाते हुए कहा, एनी, इसे देखो। आज से 1 महीने पहले सेम पैटर्न में इन लड़कों की हत्या हुई थी। एनी ने गौर से देखते हुए कहा, यस डॉक्टर, इन सभी लाशों की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी एक ही इंसान ने ये सभी हत्याएं की हो। डॉक्टर, क्या आपको इन मौतों के बारे में कोई लीड मिली? क्या आप कातिल तक पहुंच सके? एनी, हम आज तक पता नहीं कर पाए कि किसने इन लोगों को मारा है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। डॉक्टर वॉन एनी से बातें करते हुए आसपास की चीजों को गौर से देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी नजरें लाशों के इर्द गिर्द कुछ तलाश रही है। तभी डॉक्टर वॉन की आंखें सिकुड़ गई और उन्होंने एनी को अपने पास बुलाते हुए कहा, एनी, इसे देखो। इन अजीब से पैटर्न्स को देखो। एनी डॉक्टर वॉन के पास पहुंचकर गीली मिट्टी में अजीब से टेढ़े मेढ़े निशान बने हुए निशान को देखने लगी। एनी ने पूछा, डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं निशान किसके हो सकते हैं? डॉक्टर वॉन की आवाज धीमी थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम एनी, लेकिन जो भी है वो नॉर्मल नहीं है। एनी ने देखा कि दूर तक किसी जानवर के पंजों के निशान बने हुए थे। वह सभी उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक मोड़ पर आकर सारे निशान खत्म हो जाते हैं। काफी तलाशी के बावजूद वो निशान आगे किस दिशा में गए होंगे ये पता नहीं चलता। एनी ने डॉक्टर वॉन की बताई हुई बातों को आज हुई हत्या से जोड़ते हुए अब तक की सारी हत्याओं के तार आपस में जोड़ने लगी। एनी डॉक्टर से कहती है, हत्याओं का ऐसा पैटर्न, पैरों के निशान भी एक से, कुछ ना कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? एनी, मेरे दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया है। मैं पहली बार ऐसे किसी केस को सॉल्व करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहा। तब हमें क्या करना चाहिए? आप देश के जाने माने डिटेक्टिव हैं। आपने ना जाने कितने केस सॉल्व किए हैं। आप ही अगर ऐसी बात करेंगे तो इस केस को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वॉन ने एनी को रोकते हुए कहा, एनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन इन हत्याओं को समझने में मैं पूरी तरह नाकाम हो चुका हूँ। ये कहते हुए मिस्टर वॉन हताश हो जाते हैं। एनी ने कहा, तब हमें क्या करना चाहिए? वॉन, क्या आपने कोई दूसरा रास्ता खोजा है? वॉन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, आओ
हम आसपास की जगह एक बार फिर से गौर से देखें, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। वे सभी हत्या की जगह के आसपास गहन छानबीन करने लगते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तभी गैब्रियल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। गैब्रियल आवाज लगाते हुए कहता है, प्रोफेसर, यहाँ आइए, इस निशान को देखिए। वॉन ने पेड़ पर बने निशान को देखते हुए कहा, ये तो बहुत अजीब है। एनी ने वॉन से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर वॉन, आप इतने परेशान क्यों हैं? वॉन ने निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन निशानों को देखो, ये किसी शेर के पंजों के निशान हैं। वॉन की इस बात ने एनी और गैब्रियल दोनों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। एनी ने डॉक्टर वॉन से पूछा, लेकिन वॉन, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको तो पता है हमारे देश में शेर नहीं पाए जाते। एनी, इसी बात ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया है, लेकिन मेरी चिंता की वजह कुछ दूसरी है। एनी, इन निशान को देखो, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये शेर के पंजों के निशान हैं, लेकिन यहाँ केवल 2 ही पंजों के निशान क्यों हैं? दूसरी और खास बात यह है कि इस पेड़ में लगी खरोच में 6 नाखून हैं, जबकि शेर के पंजे में 5 नाखून होते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वॉन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन एक बात समझ से परे है कि अगर कोई शेर यहाँ मौजूद था तो उसके केवल 2 ही पैरों के निशान यहाँ मौजूद है, बाकी 2 क्यों नहीं? काफी देर मुआयना करने के बाद वॉन ने कहा, इन हत्याओं का खुलासा केवल एक ही इंसान कर सकता है। वो कौन है सर? प्लीज उसे जल्दी बुलाइए। वॉन ने अपनी लंबी सांस खींचते हुए कहा, वह है अमेरिका के मशहूर डिटेक्टिव अमोल मुखर्जी। डॉक्टर वॉन, अगर मैं गलत नहीं तो ये वही इंडियन डिटेक्टिव है जिन्होंने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पर हुए अटैक की इन्वेस्टिगेशन की थी। हाँ एनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये वही मशहूर डिटेक्टिव अमोल मुखर्जी है। अगला सीन एक शानदार ऑफिस के कमरे में फोन की घंटी बजी। फोन को एक लड़की ने रिसीव करते हुए कहा, हेलो, आपका डिटेक्टिव अमोल मुखर्जी के ऑफिस में स्वागत है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उधर से बात सुनने के बाद लड़की ने कहा, सर 1 मिनट, मैं आपके कॉल को सर अमोल के पास ट्रांसफर कर रही हूँ। अमोल ने कॉल रिसीव किया और फोन में बताई जा रही बातों को ध्यान से सुना। कुछ देर बाद अमोल ने कॉल पर नेहा को कहा, नेहा, कल की 2 टिकट ब्राजील के शहर किबाओ के लिए बुक कर दो। इतना कहने के बाद अमोल अपने ऑफिस में बैठा विचारों में खो जाता है। दरअसल आज से कुछ साल पहले हुई घटना के बाद अमोल मुखर्जी भारत से आकर अमेरिका में बस चुका था। उसे इलाज के लिए यहां आना पड़ा था, जिसके बाद वो भारत लौटकर ही नहीं गया। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। अमोल मुखर्जी और उसका साथी जयवीर खिड़की के पास एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अमोल मैगजीन के पन्ने पलटते हुए बैठा था। अमोल ने जयवीर की ओर देखा। वो अपने कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनने में मस्त था। अमोल ने जयवीर को अपना हेडफोन उतारने का इशारा करते हुए कहा, जय, ये प्लेन किबाओ में नहीं लैंड करेगा। जयवीर ने अमोल की ओर घूरते हुए कहा, क्या कोई गड़बड़ है? अमोल ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगता है कि इंजन में कोई खराबी है। जयवीर अमोल की बातें सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? इंजन में खराबी? अमोल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे चुप रहो, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी एक एयर होस्टेस उनके पास आकर पूछती है, सर, देयर इज सम प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प यू? नहीं, कोई बात नहीं। मेरे दोस्त ने एक बुरा सपना देखा था, बस उसी के बारे में मुझे बता रहा था। वो एयर होस्टेस उनके पास से मुड़ी ही थी कि तभी अमोल ने उसे रोकते हुए कहा, अब सुनिए मिस, आज सुबह न्यूज़ चल रही थी कि ब्राजील में तूफान आ सकता है। मेरी आपको सलाह है कि आप तुरंत अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट पहन लीजिए। वह एयर होस्टेस बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अमोल ने जैसा कहा था वो ठीक वैसा ही करती है। जयवीर ने अमोल से कहा, तूने मुझे तो डराया ही, साथ ही उस बेचारी को भी डरा दिया। अमोल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो केवल अपनी बॉडी मत बना, उसके साथ इस सांड जैसे शरीर में थोड़ी अक्ल भी लेकर आ। अच्छा चल, तेरी अक्ल का थोड़ा इम्तिहान लेता हूँ। तू एक पहेली सॉल्व कर तो मैं मानूं। जयवीर ने अमोल के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और अमोल से कहा, ठीक है, बता तेरी पहेली क्या है? अमोल ने पहेली शुरू करते हुए कहा, अच्छा, एक कमरा है जिसमें 3 स्विच है, वहीं दूसरे कमरे में एक बल्ब है जिसे इन तीनों स्विच में कोई एक कंट्रोल करता है। तू स्विच रूम से ये नहीं देख सकता कि बल्ब चालू है या बंद। तू जितनी बार चाहे स्विच को फ्लिप कर सकता है। शर्त यह है कि दूसरे कमरे में केवल एक ही बार जा सकता है। तो बता, तू कैसे पता लगाएगा कि कौन सा स्विच बल्ब को कंट्रोल करता है? जयवीर गहराई से सोचते हुए कहता है, ये एक मुश्किल सवाल है, मुझे सोचने दो।
क्या कहा तूने कि जिस कमरे में बल्ब है उसमें मैं केवल एक ही बार जा सकता हूँ? अमोल ने मुस्कुराते हुए कहा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बता। अभी किबाऊ आने में 1 घंटे है, तब तक तो मैं इस पहेली को सॉल्व कर ही लूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका प्लेन झटके खाने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। जयवीर अमोल से कहता है, यार तू मुझे सच सच बता, क्या सच में इंजन खराब है? अमोल ने मुस्कुराते हुए जयवीर से कहा तू अगर मेरी पहेली का जवाब दे सका तो मैं जरूर सब कुछ बता दूंगा। जयवीर ने अमोल पर झुंझलाते हुए कहा, तू साले कभी सीधी बात नहीं करता, रुक तेरी मनहूस पहेली को अभी सॉल्व करता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद जयवीर ने कहा, सबसे पहले मैं पहला स्विच चालू करूंगा और इसे कुछ देर के लिए चालू रहने दूंगा। फिर पहली स्विच को बंद करके तुरंत दूसरी स्विच को चालू कर दूंगा। उसके बाद मैं उस कमरे में जाऊंगा जहां बल्ब है। अगर वहां बल्ब चालू है तो इसका मतलब वो दूसरा स्विच बल्ब को कंट्रोल कर रहा है, और अगर बल्ब बंद है लेकिन वो गर्म है तो इसका मतलब पहला स्विच है जो बल्ब को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर बल्ब बंद है और ठंडा भी है तो इसका मतलब बल्ब तीसरे स्विच से कंट्रोल होगा। अमोल ताली बजाते हुए कहा, वेरी गुड जय, बिल्कुल सही जवाब। अब तो बता दे भाई, क्या सच में इंजन खराब है? हाँ, इस प्लेन के इंजन में खराबी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम किबाऊ शहर के नजदीक ही लैंड करने वाले हैं। मेरे भाई, अगर तुझे इंजन में खराबी की बात पता थी तो हम इस प्लेन में आए ही क्यों? अरे नेक्स्ट पूरे वीक मौसम खराब रहने वाला है और ये किबाऊ की लास्ट फ्लाइट थी, फिर मैं ऐसे कैसे मिस करता। लेकिन तुझे कब पता चला कि इसके इंजन में खराबी है? अमोल ने बताया कि जब वो फ्लाइट में चल रहा था तब उसकी नजर इंजन के पास हो रहे स्पार्क पर पड़ी। उसी वक्त क्रू को उसने बताया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सब ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और वो भी जल्दी में था तो वो भी इस बात को इग्नोर कर दिया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट हुई। मैं फ्लाइट का कैप्टन बोल रहा हूँ। इस वक्त हम ब्राजील में हैं। तकनीकी खराबी होने की वजह से हम इमरजेंसी लैंड करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कुर्सी की पेटियां कसकर बांध लें। इसके कुछ देर बाद विमान बारिश के बीच एक घास के मैदान में घिसटता हुआ लैंड करता है। उस अफरा तफरी के माहौल के बीच अमोल इधर उधर देख रहा था। जयवीर ने कहा, अब हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे और इस वक्त हम कहाँ हैं, हमें ये भी तो नहीं मालूम। तभी अमोल ने अपने हाथों का इशारा करते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, वो देखो वहां कोई सुपरमार्केट दिख रहा है, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं, चलो। रेनकोट पहने अमोल और जयवीर दोनों सुपरमार्केट की ओर बढ़ जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों उस मार्केट में पहुंच जाते हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की बारिश की फुहारों के बीच दूर तक फैले हुए मैदान में हरी घास हवा के साथ लहरा रही थी। इमरजेंसी लैंडिंग ने वहां मौजूद हर इंसान को भीतर तक हिलाकर रख दिया था, लेकिन वो सब सुरक्षित थे। किसी को कोई भी ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। जयवीर ने अमोल से कहा, बड़ी अजीब बात है, सुपरमार्केट का दरवाजा खुला हुआ है जबकि यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। वो दोनों धीमे कदमों के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। मार्केट के अंदर की सारी लाइट्स बंद थी। बाहर स्ट्रीट लैंप से आ रहे प्रकाश से ही अंदर थोड़ी बहुत रोशनी पा रही थी। वो दोनों अंदर बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें बड़ी ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई जानवर बड़े ही वहसी ढंग से अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। जयवीर ने अमोल से कहा, अमोल, तुमने वो आवाज सुनी? अमोल ने उसे चुपचाप रहने का इशारा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। वो दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अगले ही पल उनके सामने जो नजारा आता है उसे देखकर वो दहशत में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने एक लड़की की लाश पड़ी है। जयवीर ने कहा, अमोल, ये अजीब सी गंध कैसी, और ये लाश? इससे पहले कि जयवीर कुछ और कहता, अमोल ने उसे चुप होने का इशारा किया और वो आगे बढ़ा। आगे का नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। मार्केट के मीट सेक्शन का सारा मीट बिखरा पड़ा था। वहां का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कई सालों से भूखे किसी जानवर को यहां छोड़ दिया गया हो, जो यहां मौजूद हर मांस के टुकड़े को खा जाना चाहता था। तभी अमोल को खिड़की खुलने की आहट सुनाई दी। अमोल ने जयवीर से कहा, जयवीर, जल्दी उधर जाकर देखो, कोई उस खिड़की से अभी अभी बाहर निकला है। जयवीर खिड़की की ओर भागा। अमोल मार्केट के पीछे दरवाजे से होता हुआ एक सुनसान गली से बाहर निकल जाता है। तभी अमोल को किसी के होने का एहसास होता है।
वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बिल्डिंग की छत पर पड़ी, जहां से कूदकर एक जानवर भाग रहा था। अमोल हैरान होकर उस जानवर को देखता ही रह जाता है। तभी जयवीर उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुमने कातिल को देखा? नहीं, कोई नहीं है यहाँ। क्या तुम्हें कोई मिला? नहीं, वहां भी मुझे कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस अमोल और जयवीर से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी उस जगह डॉक्टर वॉन भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर वॉन ने अमोल से कहा, हेलो मिस्टर अमोल, मुझे यहाँ आपसे इस तरह मिलने की उम्मीद नहीं थी। आप ठीक तो हैं? मैंने सुना आपका प्लान क्रैश हो गया था। अमोल ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उनकी बातों को सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके शहर में डिटेक्टिव अमोल आ चुका है। उसी रात उस सुपरमार्केट के सिक्योरिटी रूम में डॉक्टर वॉन, अमोल और जयवीर बैठे हुए थे। डॉक्टर वॉन ने अमोल से कहा, बड़ी हैरानी की बात है कि सीसीटीवी फुटेज में दुर्घटना की कोई फुटेज ही नहीं है। डॉक्टर, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। आप उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। डॉक्टर, हम कल उस जगह चलेंगे जहाँ जोशी और उसके साथी का कत्ल हुआ था। चलिए, आप मेरे घर चलिए, मैंने आपके ठहरने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इसके बाद वो तीनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन चाय पीते हुए डॉक्टर वॉन और अमोल बैठे हुए थे। डॉक्टर वॉन ने अमोल से कहा, आपको क्या लगता है अमोल, ये सब कौन कर रहा है और इन वारदात के पीछे हत्यारे का मोटिव क्या होगा? डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि जहां भी ऐसे हादसे हुए हैं वहां लूट की कोई वारदात नहीं हुई है, जबकि जिनके भी मर्डर हुए हैं उनके पास पैसे और कीमती सामान दोनों थे। जी, आप ठीक कह रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि ये जो कोई भी है वो पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहा है। तब तो जरूर ये किसी जानवर का काम है। अब ये कहना जल्दबाजी होगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक पुलिस की कार घर के लॉन में आकर रुकी। उसमें से एनी और गैब्रियल दोनों बाहर निकले। डॉक्टर वॉन ने उन दोनों का परिचय अमोल से कराया। कुछ देर बातें करने के बाद वो सभी जंगल में हुई हत्या के स्पॉट पर चले गए। जंगल के करीब पहुंचने पर अमोल ने कहा, यानी आपने जिन निशानों के बारे में मुझे बताया था, क्या आप उन्हें मुझे दिखा सकती हैं? ऑफ कोर्स सर, कंप्लीटली। यह कहते हुए वो सड़क से उतरकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां शेर के पंजों के निशान थे। अमोल ने उन पंजों के निशान पर हाथ फेरते हुए कहा, डॉक्टर, आप सही हैं, ये शेर के पंजों के ही निशान हैं। अमोल ने डॉक्टर वॉन से कहा, यहाँ आसपास कोई इंसानी बस्ती है क्या? नहीं, यहाँ आसपास सिर्फ जंगल ही है, यहाँ कोई नहीं रहता। आइए, हम लोग कुछ दूर जंगल की सैर करते हैं। क्यों डॉक्टर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और उसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले जाते हैं। एक जगह पर आकर घनी झाड़ियों के बने बाड़ ने आगे का रास्ता रोक दिया। एनी ने अमोल से कहा, देखा सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। जयवीर ने कहा, जब मैडम बोल रही हैं कि आगे कुछ नहीं है तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेता? यानी इन झाड़ियों को देखिए और आसपास पाए जाने वाली वनस्पतियों को देखिए। आपको नहीं लगता कि ये इनसे मेल नहीं खा रही है? खैर, आप कह रही हैं तो हम वापस चलते हैं। वो सभी कुछ देर वापस लौटे ही थे कि तभी अमोल ने कहा, ओह, मेरा वॉलेट, लगता है मेरा वॉलेट गिर गया। आप लोग चलिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। जयवीर भी अमोल के साथ वापस लौटता है। उन झाड़ियों की बाढ़ को काटते हुए वो दोनों जंगल के दूसरे छोर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा कॉटेज बना हुआ था। अमोल ने कहा, जय, कातिल तक पहुंचने का रास्ता हो ना हो हमें यहीं पर मिलेगा। वो दोनों नीचे झुकते हुए लकड़ी के छोटे से दरवाजे को पार करके कमरे में प्रवेश करते हैं। जयवीर ने अपनी पिस्टल निकाल ली और अमोल को अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए अगले दरवाजे को खोला। अमोल ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटी सी टॉर्च निकाली। जैसे ही उसने इसे क्लिक किया, ऐसा लगा मानो सालों बाद इस अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरणें बिखरी हो। पूरे कमरे में मकड़ी के जाले से लिपटे फर्नीचर और एक मेज दिखाई दी। सारा सामान धूल भरे फर्श पर बिखरा हुआ था। अभी वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी अमोल के टॉर्च की रोशनी एक टेबल के नीचे पड़ी। अमोल ने देखा कि यहाँ टेबल के नीचे एक सफेद शर्ट पहने एक इंसान दुबका बैठा हुआ था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो काफी डरा हुआ था। अमोल ने उसे बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वो अंधेरे में ही दुबका जा रहा। तभी जयवीर भी वहां आ पहुंचा।
वो दोनों उसे देख ही रहे थे कि तभी अचानक अमोल पर किसी ने हमला कर दिया। अमोल के हाथ से टॉर्च दूर जा गिरा और एक बार फिर पूरे कमरे में घूप अंधेरा छा गया। जयवीर ने अंधेरे में ही गोली चला दी। तभी एक बूढ़ा इंसान जयवीर को पूरी ताकत के साथ नोचने लगा। जयवीर एक तगड़ा इंसान था। उसने उस बूढ़े को एक ही पंजे में ढेर कर दिया। अमोल ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और देखा कि वो बूढ़ा जो टेबल के नीचे छुपा था वो अब कहीं गायब हो चुका है और दूसरा बूढ़ा जिसने उन दोनों पर हमला किया था वो फर्श पर बेहोश पड़ा था। अमोल और जयवीर भाग कर आते हैं लेकिन वो दूसरा बूढ़ा उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। जयवीर ने अमोल से कहा, तो मिस्टर डिटेक्टिव, आज आपने एक ही दिन में एक और केस खत्म कर दिया। वेरी गुड। नहीं जयवीर, कुछ तो ऐसा है जो अब भी हमसे छुपा हुआ है। चलो उस बूढ़े को अपने साथ ले चलो। वो दोनों बेहोश हो चुके बूढ़े को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वो दूसरा बूढ़ा भी वहां से गायब हो चुका था। जयवीर ने तुरंत अपनी पिस्टल निकालते हुए कहा, अगर अब की बार उस बूढ़े ने अपने गंदे नाखूनों से मुझे नोचने की कोशिश की तो साले को यही लुढ़का दूंगा। अमोल ने जयवीर को रोकते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, चलो यहाँ से। वो दोनों उस कॉटेज से निकलकर डॉक्टर वॉन और उनकी टीम के पास आ जाते हैं। उनकी हालत देखकर एनी ने उनसे पूछा, आप लोग ठीक तो हैं डिटेक्टिव? आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप लोग हाथापाई करके आ रहे हैं। जयवीर की शर्ट फट चुकी थी। एनी ने जयवीर के पास जाकर कहा, यू हैव ग्रेट मसल्स। जयवीर एनी की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। डॉक्टर वॉन और उनकी टीम को अमोल पूरी घटना के बारे में जानकारी देता है। अमोल के साथ घटी घटना की जानकारी मिलते ही एनी ने कहा, मैं खुद पेट्रोलिंग करूंगी और उनको पकड़ लूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद एक रात शहर की सड़कें अजीब ढंग से शांत थी। दूर हो रही कुछ हलचलों की आवाजों से खामोशी टूट रही थी। कई दिनों से हो रही बारिश के शोर के बीच एनी अपने कार के पास खड़ी थी। उसने अपनी नजरें घुमाई। एनी को आज पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एनी ने गैब्रियल को कॉल किया। हेलो गैब्रियल। हाय एनी, तुम कैसी हो? उस वीरान गली में ड्यूटी करते हुए तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? गैब्रियल, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आसपास मौजूद है। मुझे डर लग रहा है। गैब्रियल ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा ही था। तुम घबराओ मत, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कुछ ही देर में मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। थैंक्स गैब्रियल, तुम बहुत अच्छे हो। दरअसल आज गैब्रियल की छुट्टी थी और वो अपने दोस्तों के साथ पब में एंजॉय कर रहा था। गैब्रियल के दोस्तों ने कहा, यार आज सही मौका हाथ लगा है, जाकर एनी से अपने दिल की बात कह दे। यार कहना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन एक बार दोस्तों ने गैब्रियल पर जोर देते हुए कहा, लेकिन वैकिन कुछ नहीं, तू जल्दी जा और उसे आज अपनी दिल की बात बता दे। गैब्रियल को उसके दोस्तों ने पूरे जोश के साथ पब से भेज दिया। गैब्रियल एनी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। इधर एनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बैक साइड गली से गश्त लगाती हुई घूम रही थी कि तभी अचानक एक बड़े से कंटेनर के पीछे से आ रही एक भयानक आवाज ने उसे चौंका दिया। इससे पहले कि एनी कुछ रिस्पॉन्ड कर पाती, अंधेरे बाहर एक आकृति उभरी। ये बहुत ही भयानक मंजर था। आज से पहले एनी ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। यह एक बहुत ही डरावना प्राणी था जिसके हाथ, पैर और सिर शेर के थे, लेकिन उसका धड़ किसी औरत की तरह था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उस भयानक जानवर को देखकर एनी की सांस उसके गले में अटक गई। तभी एक भयानक दहाड़ के साथ वह अजीब सा प्राणी एनी की ओर झपटा। उस जानवर ने इतनी तेजी से हमला की कि एनी खुद का बचाव भी नहीं कर सकी और अगले ही पल उस भयानक जानवर के खूंखार पंजों के वार से एनी बुरी तरह घायल हो गई। एनी के पैरों पर वो जानवर वार कर ही रहा था कि तभी एनी ने रिवॉल्वर से एक फायर किया। फायर करते ही वह जानवर एनी को छोड़कर कहीं गायब हो गया। एनी लड़खड़ाते हुए अपनी कार की ओर भागी रही थी कि तभी उसकी चाबियां फुटपाथ पर बिखर गई। चाबी गिरने की आवाज खाली सड़क पर गूंज उठी। एनी ने घबराते हुए कहा, ओह माय गॉड, इस चाबी को भी अभी खोना था, अब मैं क्या करूं? तभी एनी को दूर एक ऊंची बिल्डिंग की सीढ़ी दिखाई दी। एनी किसी तरह भागती हुई एक बिल्डिंग की सीढ़ी पर चढ़ी रही थी कि तभी एक लंबी छलांग लगाकर एक दानव ने एनी के पैर को पकड़ लिया। उसके नाखून एनी के पैरों में धंसते चले गए। उस दानव ने एनी को सीढ़ी से नीचे खींच लिया। एनी सीढ़ियों पर से घिसटती हुई नीचे जमीन पर आ गिरी। उस वहशी दानव ने अपने जबड़े खोलकर एक भयानक दहाड़ लगाई
और एनी को खाने के लिए वो झुका ही था कि तभी पीछे से एक गोली चली, लेकिन गोली उस राक्षस को नहीं लगी। एनी ने देखा कि ये गैब्रियल था। इससे पहले कि गैब्रियल सेकंड राउंड फायर करता, वो जानवर बिजली की फुर्ती से गैब्रियल पर लपका और एक ही झटके में नुकीली दांतों को गैब्रियल के गर्दन में धंसा दिया। पल भर में गैब्रियल की सांसें थम गई और वो खत्म हो गया। एनी असहाय पड़ी, इस बेहद खौफनाक मंजर को देखती रह गई। वो कुछ करने की सोचती, उससे पहले ही उस जानवर ने गैब्रियल के शरीर को उठाया और अपने साथ लेकर चला गया। दूसरे दिन हॉस्पिटल में एनी को होश आता है। वो देखती है उनके सामने डॉक्टर वॉन, आमोल और जयवीर के साथ कुछ लोग खड़े हैं। एनी के बगल में रखे हॉट मॉनिटर की बीप कमरे में एक अजीब सा भय का माहौल पैदा कर रही थी। अमोल की ओर देखकर कराहते हुए एनी ने कहा, अमोल सर, गैब्रियल कैसा है? अमोल जानता था कि एनी कल रात के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली है। उसने बात बनाते हुए कहा, हाँ वो ठीक है, अभी उसका इलाज चल रहा है। गैब्रियल आपको कहाँ मिला और वो शैतान उसे कहाँ उठा कर ले गया था? एनी के इस बात ने वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी। अमोल ने डॉक्टर वॉन की ओर देखा। डॉक्टर वॉन ने एनी से पूछा, एनी, तुम किस शैतान की बात कर रही हो? हमें कल रात हुई घटना के बारे में सब कुछ साफ साफ बताओ। इसके बाद जो भी एनी ने बताया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उनकी समझ में आ चुका था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में घिर चुके हैं। एनी से बात करने के बाद अमोल ने जयवीर को इशारा किया और वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले। अमोल ने कहा, जयवीर जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, हमें इस बार उस जंगल में बने घर की पूरी तलाशी लेनी होगी। यह कहते हुए वो दोनों जंगल के बीच बने उस खंडहर हो चुके घर में पहुंच जाते हैं। जयवीर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और वो दोनों घर के अंदर प्रवेश कर गए। अमोल एक कमरे में गया जो शायद कभी किसी का आलीशान स्टडी रूम था। अमोल ने वहां रखी बुक्स को देखा। अमोल ने जयवीर से कहा, जय, ये देखो, ये सारी बुक्स मेडिकल की हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी डॉक्टर का कमरा रहा होगा। अमोल, वो दोनों बूढ़े कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जिन्होंने हम पर कुछ दिनों पहले अटैक किया था। अमोल ने बिना कुछ कहे वहां रखी एक तस्वीर को उठाया और कहा, जयवीर चलो निकलो यहाँ से। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद जयवीर और अमोल डॉक्टर वॉन के साथ एक घर के बाहर दरवाजे की घंटी बजा रहे थे। डोरबेल की 3 घंटियों के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस बूढ़ी औरत ने कहा, कहिए, क्या काम है? डॉक्टर वॉन ने अमोल की ओर देखते हुए कहा, आप तो कह रहे थे कि इस घर में हमें एक जवान लड़की मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ये 200 साल की एक बुढ़िया है। अमोल ने उस बूढ़ी औरत से कहा, सुनिए, मेरा नाम डिटेक्टिव अमोल है, मुझे मिस स्टीवन जॉर्जिया से मिलना है। तभी अंदर से एक आवाज आई। कौन है ग्रैंडमा? उन्होंने जिस लड़की को देखा उसे देखकर वो सभी दंग रह गए। उस बुढ़िया ने काफी गुस्से से उन सभी को अपने घर से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। जयवीर काफी हैरान था। उसने अमोल से कहा, ये तो हुबहू वही लड़की थी जिसकी तस्वीर हमें कल जंगल वाले घर से मिली थी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। कौन सा शक? अभी ये बताने का समय नहीं है। तुम लोग एनी का ध्यान रखो, उसकी जान को खतरा है। यह कहते हुए अमोल उन सबसे अलग होकर एक बार फिर उसी घर में जाता है। इस बार उस लड़की ने दरवाजा खोला। अमोल ने देखा कि ये कोई 24 साल की खूबसूरत लड़की थी। अमोल ने उससे कहा, सुनिए, मेरा नाम डिटेक्टिव अमोल है, मैं आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर कोऑपरेट करेंगी। उस लड़की जिसका नाम मैसी पॉवेल था, उसने अमोल को अंदर आने दिया। घर के अंदर सोफे पर बैठ अमोल ने उस लड़की से कहा, क्या आप मिस स्टीवन जॉर्जिया को जानती हैं? यह नाम सुनकर मैसी के चेहरे पर अजीब सी सिकन आ जाती है और वो खींचते हुए कहती है, नहीं, मैं किसी स्टीवन को नहीं जानती। अमोल ने देखा कि मैसी अजीब ढंग से अपने हाथ और पैरों को हिला रही थी। तभी उसकी नजर उसके हाथों पर गई। मैसी के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। यह देखने के बाद अमोल का शक मैसी पर और गहरा होता जा रहा था। अमोल एकटक उसे ही देख रहा था कि तभी मैसी ने अमोल से कहा, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओह, शायद आपका कल रात पेट नहीं भरा। वैसे भी वो काफी दुबला पतला था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे आप नाराज मत होइए, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वैसे आपकी उम्र क्या है? मैसी को बहुत तेज गुस्सा आता है।
और वो अमोल से कहती है, आप तुरंत मेरे घर से निकल जाइए। मैं अब आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे सकती। अमोल चुपचाप घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी दरवाजे के पास महसी ने अमोल को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर अमोल, आप इस शहर के नहीं लगते। शायद आपको नहीं मालूम है कि इस शहर में खूंखार जानवर घूम रहा है। ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। ये कहता हुआ अमोल उसके घर से बाहर आ जाता है। बाहर निकलते हुए कहता है, अगर ये स्टीवन जॉर्जिया है तो इसकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी यंग कैसे हो सकती है। 2 दिन बाद अमोल एक रात उसी गली में जयवीर के साथ घूम रहा था जहां कुछ दिनों पहले गैब्रियल की हत्या हुई थी। जयवीर ने अमोल से कहा, यार अमोल, हम लोगों ने अपना वेश क्यों बदल रखा है और हम शराबी की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? सब्र करो, कुछ देर में सब कुछ पता चल ही जाएगा। जय, तू इधर जाकर देख, तब तक मैं उस गली में घूम कर आता हूँ। ठीक है, जाता हूँ। वैसे भी तुझसे कुछ पूछूंगा तो कुछ बताने वाला है नहीं। ये कहते हुए वो दोनों अलग अलग गलियों में चले जाते हैं। अमोल ऊंची बिल्डिंग की सूनी गलियों के बीच अपने आसपास की दुनिया से बेखबर शराबियों की तरह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। वहीं दूसरी ओर ऊंची बिल्डिंग की दीवारों पर वही शैतान छिपकली की तरह दीवार से चिपका अमोल का पीछा कर रहा था। अमोल को एहसास हो रहा था कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वो अपनी एक्टिंग करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी एक मोड़ पर जयवीर उसे मिल गया। लो, हम फिर मिल गए। अमोल, तुझे पता है, अभी डॉक्टर वॉन ने मुझे कॉल किया था। मैंने हम दोनों की लोकेशन उन्हें सेंड कर दी है। वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। शायद केस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात पता चली है। जयवीर बातें कर ही रहा था कि तभी एक तेज दहाड़ और जयवीर की चीख से पूरा सन्नाटा गूंज उठा। उन पर किसी बुरे सपने की तरह आधे शेर और आधे इंसानी रूपी शैतान ने हमला कर दिया था। अचानक हुए हमले में जयवीर घायल हो जाता है। अमोल भी दूर गिर जाता है। वो आदमखोर जयवीर को मारने ही वाला होता है कि तभी अमोल आवाज देता है, मिस स्टीवन जॉर्जिया, आपका शिकार तो मैं हूं। उस बेचारे को मारकर आपको क्या हासिल होगा? जयवीर पर हमला करने के लिए आतुर उस शैतान ने अपना पूरा ध्यान अमोल पर लगा दिया। अमोल तेजी से भागने लगा। वो शैतान भी अमोल का पीछा करते हुए भागने लगी। वो शैतान अमोल का पीछा कर ही रही थी कि तभी उसे अगले मोड़ पर एक नर भेड़िया तेज दहाड़ के साथ सामने खड़ा मिला। यह नर भेड़िया कोई और नहीं, अमोल मुखर्जी था, जो उस शैतान बेतला के काटने की वजह से शैतानी शक्तियां पा चुका था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्से से दहाड़ते हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए झपटते हैं। अचानक हरकत करते हुए नर भेड़िया मिस स्टीवन जॉर्जिया पर झपटता है। वो अपने खतरनाक पंजों से अमोल के हमले का जोरदार जवाब देती है। लड़ाई समय के साथ और भी भयंकर होती जा रही थी। आखिरकार नर भेड़िया बना अमोल अपनी सारी ताकत जुटाता है और मिस स्टीवन जॉर्जिया को जमीन पर पटक देता है। लेकिन तभी उछलकर वो शैतान नर भेड़िए के कंधे पर जोर से काट लेता है, जिससे अमोल की चीख निकल जाती है। अपने कंधे पर बैठी उस शैतान को नर भेड़िया ने पकड़ा और पूरी ताकत के साथ जमीन पर एक बार फिर पटक दिया। इसके बाद वो शैतान उठ नहीं सका और मिस स्टीवन जॉर्जिया कराहती हुई अपने असली रूप में आ गई। यह देखते ही नर भेड़िया बने अमोल ने अपनी जीत का जश्न भेड़ियों की जानी पहचानी आवाज निकालकर मनाया और थोड़ी ही देर में अमोल भी अपने रूप में वापस आ जाता है। वह खुद से कहता है, अगर दादाजी की बताई दवा मेरे पास ना होती तो शायद मैं भी इसी तरह शैतान बनकर लोगों को मार रहा होता। अमोल थोड़ी दूर पड़े उसके कपड़ों को पहचानता है और एक डिब्बी अपने जेब से निकालकर उसमें रखी गोलियां खाते हुए कहता है, थैंक यू दादाजी, मेरे जीवन को मकसद देने के लिए। तभी उनके पास डॉक्टर वॉन, जयवीर और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और स्टीवन जॉर्जिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस की पूछताछ कक्ष में स्टीवन जॉर्जिया ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया, मैं जर्मनी की रहने वाली हूँ। मेरे पति जेनेटिक्स के मशहूर डॉक्टर थे। उन्होंने अपने आविष्कार के लिए मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। जब मैंने वहाँ कई लोगों को मार दिया तब वो मुझे लोगों से दूर अमेज़न के जंगलों में लेकर आ गए। लेकिन तब तक मेरे मुंह को इंसानी मांस का स्वाद लग चुका था और मैंने यहाँ भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे घर की जंजीरों से बांध कर रखना शुरू कर दिया
एक दिन गुस्से में मैंने अपने ही जुड़वा बेटों पर हमला कर दिया। मेरे पति ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। उसके बाद मैं उस घर और अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ रहने लगी। इस वक्त मेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये कहते हुए वो रोने लगी। कोर्ट ने स्टीवन जॉर्जिया को वैज्ञानिकों के ऑब्जर्वेशन में रखने का आदेश दे दिया। उनके दोनों बच्चे जो काफी कमजोर और बूढ़े हो चुके थे, उन्हें मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था, क्योंकि वो दोनों अपनी मां की डर की वजह से उस जंगल से और घर से कभी बाहर ही नहीं निकले। इसलिए वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे थे। अमोल ने डॉक्टर वॉन से कहा, डॉक्टर वॉन, देखा आपने कैसे कुछ सन की लोगों की वजह से कितने बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तभी अमोल का फोन बजता है। अमोल के चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि फोन पर कोई गंभीर बात हो रही थी। अमोल ने फोन रखा। उसके चेहरे को देखते हुए जयवीर ने पूछा, क्या बात है अमोल, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? जयवीर, हमें कल ही इस्तांबुल के लिए निकलना होगा। वहां कुछ इससे भी बुरा हो रहा है। अगली कहानी जल्द ही उपलब्ध होगी। तब तक टॉप टूंज हॉरर में देखते रहिए ऐसी ही मजेदार डरावनी कहानियां।